नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है, कंपनी सरकार की भारतीय देशी राज्यों के साथ जो नीतियां थी उसमें कंपनी सरकार की नीतियां भारतीय देशी राज्यों के साथ 3 प्रकार की उन्होंने चलाई, जिनमें अपन ने एक नीति कल वाले टॉपिक में करी और अपन अगली नीति कर रहे हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। चूँकि शुरुआत में कंपनी सरकार का मानना था कि भारतीय देशी राज्यों को जैसे चाहेंगे वैसे अपने अधिकार में वो लेकर रखेंगे। क्योंकि वैसे तो कंपनी सरकार शुरुआत में इतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि भारतीय देशी नरेशों में एकता की भावना का अभाव है, तो उन्होंने भारत में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया और देशी रियासतों में आंतरिक हस्तक्षेप करने की नीति भी उन्होंने जारी कर दी। इसमें उन्होंने कई नीतियाँ अपनाई। तो अपन ने देखा कि कंपनी सरकार की भारतीय देशी राज्यों के प्रति कौन कौन सी नीतियाँ थी, जिसमें अपन आज देख रहे हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जो 1813 से 1858 ईस्वी सन तक उन्होंने चालू रखी। इसमें उन्होंने क्या किया देशी राज्यों के प्रति वो अपन देखते हैं। इस काल में कंपनी ने सभी भारतीय राज्यों को अधीन बनाया तथा उन्हें सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। सभी भारतीय राज्यों से कहा गया था कि कंपनी को देश में प्रमुख सत्ता मान ली जावे, और इस नीति को लागू करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रथम। लेकिन उसने तुरंत यह निर्णय भी ले लिया कि अभी इस नीति पर आचरण करना कठिन है। और उसका क्या कारण है? क्योंकि देश की स्थिति अभी ऐसी नहीं है। अतः उसने अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल की नीति जो थी उसी को ही चालू रखा। उसमें क्या थी? उसमें थी अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि भारतीय देशी राज्यों के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाए। चूँकि वैसे तो भारत में कई विदेशी लोग आते रहे। इन देशों में कई ने अपनी कंपनियां यहाँ पर स्थापित की और उनका एक ही उद्देश्य था, भारतीय बाजार से अधिक आर्थिक मुनाफा कमाया जाए और स्वदेश को भेजा जाए। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने भी अपनी जो कंपनी की स्थापना करी थी वो एक व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आकर स्थापित हुए थे। लेकिन उनका वैसे तो मूल उद्देश्य एक ही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय देशी राज्यों के प्रति एक शक्ति अपनाना शुरू कर दिया था। तो इसमें एक नीति और उन्होंने चालू की, उसमें थी अहस्तक्षेप की नीति। यानी कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अभी शुरुआत में हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं, तो हम शक्ति के आधार पर भारतीय देशी राज्यों को अपने दबाव में या अपने अधिकार में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने शुरुआत में अहस्तक्षेप की नीति को ही अपने व्यवहार में लाए वो लोग। अहस्तक्षेप की नीति क्या थी अपन देखते हैं। अहस्तक्षेप की नीति पर ही आचरण करना उन्होंने उचित समझा था। लेकिन इसके परिणाम निकले कि देश में चारों तरफ अशांति के बादल मंडराने लग गए थे। देशी राज्यों में षड्यंत्र रचे जाने लग गए थे। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था। इस समय तक कंपनी की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। चूँकि कंपनी पहले तो इतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपनी शक्ति का पंजा फैलाना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे शक्तिशाली होती जा रही थी। पहले इतनी शक्तिशाली नहीं थी। चूँकि इस समय तक कंपनी की शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य यूरोपीय शक्तियों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। कंपनी की शक्ति किसी भी भारतीय शक्ति को दबाने में सक्षम थी। कंपनी सरकार को किसी भी भारतीय देशी राज्य से सैनिक सहायता लेने की आवश्यकता भी नहीं थी। वैसे कंपनी सरकार इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि इस समय तक वह किसी भी भारतीय देशी राज्य से बिना सैनिक सहायता लिए भी वह किसी भी राज्य पर अपना अधिकार या नियंत्रण रख सकती थी। इसी में अपन आगे देखते हैं। सैनिक सहायता लेने की उसको आवश्यकता नहीं थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कंपनी की इस समुन्नत दशा का लाभ उठाना
चाहा था। वैसे भी लॉर्ड हेस्टिंग्स एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। अब उसने अहस्तक्षेप व घेरा डालने की नीति का परित्याग करके देशी राज्यों पर कंपनी संप्रभुता स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसी में देखते हैं अपन, इस कार्य के लिए कंपनी सरकार ने पड़ोसी देशी राज्यों में फूट उत्पन्न कराकर उन्हें आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था। इस नीति पर आचरण करके कंपनी सरकार ने देशी राज्यों को समानता का दर्जा देना समाप्त कर दिया था। इस नवीन नीति की दो विशेषताएं थी। चूंकि वैसे तो कंपनी सरकार की शुरू से ही नीति थी कि फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने देशी राज्यों में आपस में फूट डलवाना शुरू कर दिया था। और उनका मेन उद्देश्य था कि कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी भारत से अधिक धन प्राप्त करके स्वदेश भेजा जाए। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा के लिए यहाँ से आर्थिक लाभ कमाती रहे और अपने आर्थिक लाभ को स्वदेश भेजती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने देशी राज्यों में हमेशा फूट डालना शुरू कर दिया था और उनको कभी भी उन्होंने समानता का दर्जा नहीं दिया। चूँकि समानता का दर्जा उन्होंने शुरू से ही भारतीयों को बहुत एक हीन दृष्टि से देखा था। कभी भी उन्होंने अपने समान हमको नहीं माना, तो उन्होंने कभी भी भारतीय देशी राज्यों को समानता का दर्जा नहीं दिया। वो जो पहले दे रहे थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। इस नीति की कुछ विशेषताएं थी, वो थी देशी राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करके अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ती थी। आगे दूसरी जो विशेषता थी वो है देशी राज्य विदेशी मामलों में अब स्वतंत्र नहीं रहे थे। विदेशी नीति का निर्धारण अब देशी राज्य कंपनी सरकार की देखरेख व नियंत्रण में ही कर सकते थे। चूँकि वैसे कंपनी सरकार भारतीय देशी राज्यों को हर तरह से पंगु बना करके रखना चाहती थी, तो उन्होंने यहाँ पर पहली शर्त रख दी कि उनकी जो सहायक संधि थी उसकी जो भी शर्तें होगी वो भारतीय देशी राज्यों को स्वीकार करनी होगी। क्योंकि वैसे कंपनी सरकार जो भी संधि करती थी उसमें ऐसी शर्तें रखती थी जिसमें उनका अधिक से अधिक लाभ हो और भारतीय राज्यों का अधिक से अधिक नुकसान हो। तो उनको इस बात से मतलब नहीं था कि भारतीय देशी राज्यों को नुकसान हो या मुनाफा उनको देशी राज्यों को नहीं होना चाहिए, मुनाफा उन्हीं के पलड़े में रहना चाहिए। इस तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था, ज़्यादा वो आकर्षित थे। इसलिए उन्होंने जो भी संधियाँ की उनको भारतीय देशी राज्यों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। और जो अगली विशेषता थी, स्पष्ट सामने है कि किसी भी विदेशी मामले में भारतीय देशी राज्यों को उन्होंने स्वतंत्र नहीं रहने दिया था। जो भी निर्णय लेंगे वो उनके अधीन लेने होंगे। भारतीय देशी राज्यों को जो भी निर्णय लेने होंगे कंपनी सरकार के आदेशानुसार ही लेने होंगे। और ऐसा कोई भी निर्णय कंपनी सरकार नहीं करती थी जिससे कि भारतीय देशी राज्यों को लाभ हो। इस प्रकार से अपनी ये नीति चल रही है, अहस्तक्षेप की नीति। देखने के लिए तो अहस्तक्षेप की नीति थी, लेकिन अगर हम देखते हैं व्यवहारिक रूप में तो कहीं पर भी कंपनी सरकार ने भारतीय देशी राज्यों का हित नहीं देखा। उन्होंने अपने ही हित की पूर्ति करने में वो लोग लगे रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। बची हुई नीति अपन कल के क्लास में करते हैं। धन्यवाद।